Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुखाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। Me RJ Nisha is here with the show Book Word. Stay positive, stay happy, stay healthy. जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के प्रोग्राम एक मुलाकात में एक बहुत ही खास शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। अमूमन रेडियो उड़ान पर बहुत कम होता है जो हमारे ट्रस्टीज हैं या जो हमारे टीम मेंबर हैं, मैं उनकी इंटरव्यू करता हूँ। आज हमारी जो इंटरव्यू है हमारे ही एक ट्रस्टी के साथ है और शायद ये हमारे तीसरे मेंबर हैं रेडियो उड़ान से जिनको मैं प्रोग्राम एक मुलाकात में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कई बार विद इन अपने ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं, उनके मुकाम कुछ ऐसा होता है कि आप का दिल करता है कि उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ दूसरे लोग सीख सकते हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे जो ट्रस्टी हैं आशीष सिंगला साहब हैं, जो लीडिंग टेलीकॉम में जीएम जनरल मैनेजर के डेजिग्नेशन पे हैं और 3 स्टेट्स के हेड हैं। शायद ये इंडिया के पहले विजुअली इम्पेयर्ड हैं जो इतने बड़े डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि कभी भी डिसेबिलिटी इनके रास्ते में नहीं आई है और ना ही इन्होंने प्रेफर किया है कि डिसेबिलिटी के बेस पर फोकस किया जाए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाए या उसके रिलेटेड काम किया जाए। इन्होंने अपनी स्किल्स को इतनी मजबूती से पेश किया है कि कई बार ऐसे मुकाम भी आए इनके करियर में जब कई कंपनीज के मर्जर होते हैं आपस में, तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो कंपनीज हैं उनको भी लिमिटेड एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। जब मर्जर होता है तो हर पोस्ट पे 2-2, 3-3 शख्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी इनकी स्किल्स के कारण इनको इनकी जॉब में कोई खतरा पेश नहीं आया और इनको इनकी परफॉर्मेंस पर चुना गया। आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दानिश, थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है जैसा घर वापसी वाली बात है, रेडियो उड़ान पे इंटरव्यू देना और खासकर एक मुलाकात पे, तो ऐसा लगता है मैं बाकी लोगों की इंटरव्यू कर लेता हूँ बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं होती। जब अपनी टीम में से किसी की करनी होती है ना, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि कैसे मैं मैनेज करूंगा कि सब हम जानते हैं कि हम कैसे करते हैं, क्या सवाल रहेंगे, लेकिन फिर उन्हीं चीज़ों को करना, तो लोगों के सामने इस तरीके से रखना ताकि उनको भी बेनिफिट हो और जर्नल बातें हम कम करें, अपना बीच में ना लाएं। तो देखते हैं कैसे चलती है ये इंटरव्यू, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो दानिश। आशीष भाई, मैंने आपकी जो लाइफ को स्टडी किया है, यू स्टार्टेड विद द कॉल सेंटर और मुझे याद है कि आपकी जो सैलरी थी उस समय 3000 थी। उस टाइम पे आपको विजन की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर आपकी जो साइट है वो ग्रेजुअली लॉस होनी शुरू हुई। तो उस टाइम पे आप टेक्नोलॉजी से भी वाबस्ता नहीं थे, लेकिन बावजूद उसके आपने अपनी स्किल्स को कहीं भी उसको स्किल्स आपको आपने जो अपनी स्किल डेवलपमेंट पर काम उसी तरीके से रखा, अपनी विजन को उसके बीच नहीं आने दिया। तो इस जर्नी के बारे में बताएं, ये कैसे? दानिश, अब तो खैर 20 साल हो गए काम करते हुए। बहुत पहले की बात लगती है, सन 2000 की, जब मैंने पहली जॉब, जैसे हमने कहा कि कॉल सेंटर में शुरू की थी, एक
कॉल सेंटर था, एक टेलीकॉम कंपनी थी पंजाब की उस टाइम पे, स्पाइस टेलीकॉम के नाम से। तो उसके कॉल सेंटर में मैंने जॉब शुरू की थी। विजन तब ठीक ठाक थी, थोड़ी कम हो रही थी पर फिर भी काफी हद तक ठीक थी, जो कि ग्रेजुअली फिर आरपी के चलते कम होती रही। एंड जहां तक तुम्हारे सवाल की बात है कि कैसे वो मैनेज किया या क्या किया, फ्रैंकली मेरे पास कहते हैं ना कि समटाइम्स इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो कहीं मुझे लगता है ये इग्नोरेंस इज ब्लिस मेरे लिए काम आया, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई ऑप्शन भी है, कि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी है। जब जॉब में लगे और जब विजन कम होने लगी तो ऐसा लगा ही नहीं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी है, तो अपने आप हाथ पैर मारने पड़े। वो है एक एग्जाम्पल देते हैं जनरली बच्चों को, जब तैरना सिखाना होता है बच्चों को तो बहुत बार उठा के पानी में फेंक देते हैं पेरेंट्स उनको, एंड बच्चा अपने आप हाथ पैर मार के तैरना सीख जाता है। तो कुछ ऐसा ही था कि ये था कि जॉब तो करनी ही करनी है। अब विजन जा रही है, ये नहीं पता था कि इसकी कोई ऑप्शन भी है। तो हाथ पैर मारा तो पता लगा विंडोज में कुछ मैग्नीफायर नाम की चीज होती है जिससे चीज बड़ी हो सकती है, तो वो किया। और खराब होने लगी तो पता लगा कि नरेटर नाम की चीज होती है जो कि स्क्रीन को पढ़ भी देती है, तो वो शायद थोड़ी और हेल्प करेगी। तो वो खुद से वो सीखी। तो ऐसे मतलब कभी ये सोचा ही नहीं कि ना काम करना या प्राइवेट सेक्टर में ना काम करना कोई ऑप्शन भी है, ऐसा सोचा ही नहीं। तो उसके चलते सीखते भी रहे। मेरे सवाल का बेस ये था, क्योंकि मैं ये क्लियर कट मैसेज देना चाहता था आपके माध्यम से, कि बहुत सारे लोग आज की डेट में जब हम कॉल सेंटर का नाम लेते हैं तो कहते हैं नहीं हम ये जॉब नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ लिसनर्स को ये बताना चाहता था कि कॉल सेंटर की जॉब से शुरू करके भी आप जीएम तक की डेजिग्नेशन तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी स्किल्स काम करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां से शुरू करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक आपके माध्यम से मैं लोगों का जो डाउट है डिस्पेल करना चाहता था। बिल्कुल, ये और बिल्कुल सही बात की दानिश। अगर हम बात करें, ये मैं बीआई के नाते नहीं बोल रहा हूँ, ये किसी भी जॉब में आप किसी से भी और पूछेंगे तो यही है कि बेस से आपको शुरू करके मेहनत मारते रहना पड़ेगा, अपना स्किल एनहांस करते रहना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, अब मैं एक चीज बहुत ही पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि फॉर समवन हु इज विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि सम पीपल माइट से कि आपने तो जब जॉब शुरू की तो आपकी विजन ठीक थी तो इसीलिए आप ग्रो कर गए। तो वो सिर्फ पहले 3 या 4 साल की बात होगी जहां पे मेरी विजन ठीक थी, और उसके बाद मैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज करने लग गया। पर जितना स्कोप आपको, अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करें, क्योंकि वहां पे आपको विजन चाहिए नहीं, उसमें आपकी नॉलेज है, उसमें आपकी कम्युनिकेशन है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखते हैं, अपने स्किल को अच्छा रखते हैं, तो कॉलिंग लेना तो सिर्फ एक प्रोफाइल है। व्हेन इट कम्स टू कॉल सेंटर्स और कस्टमर सर्विस, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी हायरार्की है, चाहे वो ट्रेनर्स हैं, चाहे वो क्वालिटी एनालिस्ट हैं, चाहे वो ऑपरेशंस मैनेजर्स हैं, टीम लीड्स हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनमें कि आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, जहां पे आपके विजन बहुत ही लिमिटेड रोल प्ले करती है, आपकी नॉलेज और आपका स्किल कहीं ज्यादा रोल प्ले करता है। राइट। आशीष भाई, आप बेसिकली पंजाब से हैं और पंचकुला से हैं, तो बेसिक बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। और साथ ही साथ ये जानना चाहता हूँ, आपको भी आरपी है और आपके भाई हैं मोहित भाई, उनको भी आरपी है। तो फैमिली को जब ये मालूम हुआ तो फैमिली की ओर से क्या सपोर्ट रही आपको उस टाइम पे? आई कम फ्रॉम एजुकेशन फैमिली दानिश, एज इन मेरे फादर साहब प्रिंसिपल थे एक कॉलेज के, चंडीगढ़ का एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 के नाम से। तो वहाँ पे प्रिंसिपल थे, और जब हम छोटे थे तब तो खैर वो वहाँ पे लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे। तो एजुकेशन बेस्ड फैमिली से आते हैं हम। बाकी जो फैमिली है वो सारी बिजनेस में है, पर मेरे फादर एजुकेशन में थे। तो शुरू से उसी में ही हमारा खैर वो रहा कि अच्छा पढ़ना है और अच्छा अपने जॉब करनी है। कभी बिजनेस के बारे में तो खैर सोचा नहीं था हमने तब भी, तो यही था कि पढ़ाई खत्म करके आपने ठीक ठाक जॉब करनी है। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। पर
जो चैलेंज आने लगा, एक्चुअली ये बहुत नया था। आरपी भी हमारे लिए और मेरे घर वालों के लिए भी एक बहुत ही नई सी चीज थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक्चुअली डिटेक्ट बहुत ही अर्ली स्टेज में हो गई थी, बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी। तब खैर विजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं था। जो इम्पैक्ट आने लगा वो कहीं ना कहीं 11th-12th में जाके, जब मैं कंपटीशन के एग्जाम्स दे रहा था तब आने लगा, जब मेरे को OMR शीट नहीं पढ़ी जाती थी। OMR शीट होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन वाली एक शीट होती है, और जिसमें आप एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उस टाइम पे देते होते थे। तो वो देखने में प्रॉब्लम आती थी, पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी। एंड उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और तब मैंने ये सोचा कि ऐनक लगा के ठीक हो जाएगी। वो तो बाद में जब डॉक्टर के गए तो पता लगा कि नहीं, ये ऐनक से ठीक नहीं होने वाली है। तो खैर एक स्ट्रगल थी, एक वो था, एक नए तरीके से एडजस्ट करना था चीज़ों को, टू दी एक्सटेंट कि मेरा, जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो मेरा सिर्फ एक वो होता था कि किसी तरह मेरी जो सीट है वो खिड़की के पास वाली हो, क्योंकि अगर मेरी सीट खिड़की के पास होगी तो मुझे क्लियरली पेपर में पढ़ पाऊंगा और मैं उसको क्रैक कर पाऊंगा। अगर खिड़की के पास सीट नहीं मिली तो ऑब्वियसली आप फेल हो जाओगे क्योंकि आप पढ़ ही नहीं पाओगे उसको। तो ये थे कुछ चैलेंजेस थे जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग नाउ आई कैन एडवाइज द पेरेंट्स हु आर गोइंग थ्रू दिस कि आपको समझना पड़ेगा, अपने बच्चे की कंडीशन को समझना पड़ेगा, अपने बच्चे के चैलेंज को समझना पड़ेगा, क्योंकि समझाने में भी मुश्किल आएगी। हमें समझाने में बहुत मुश्किल आई अपने पेरेंट्स को कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक टिपिकल वो होता है, कमिंग फ्रॉम एन एजुकेशन फैमिली, एक कहीं ना कहीं होता है कि शायद बच्चा पढ़ाई से चलने के मारे बहाने कर रहा है या कुछ है, वेराज वो जेन्युइन चैलेंज थे जो कि ग्रेजुअली फिर पेरेंट्स को भी समझ आया। एंड देन उन्होंने उस चीज में सपोर्ट किया कि हम जो भी करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन वाइज या जॉब वाइज, वी वर ऑलवेज गिवन एन ओपन हैंड कि तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। फाइनेंशियली इट वाज नेवर अ वेरी वो, ऐसा नहीं था कि हम बहुत फाइनेंशियली वेल टू डू थे, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में ही थे फादर साहब। तो ये तो बहुत क्लियर था कि जॉब तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस खोल देंगे। So they fully supported you. But they fully supported. They didn't get disappointed. Yeah. नहीं, वो challenges थे। उन्होंने बोला कि कैसे तुम टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हो, वो सब था, पर यस सपोर्ट पूरी रही। राइट। एक चीज जो आपकी फैमिली की और बहुत अच्छी थी, जो हमें लिसनर्स के साथ शेयर करनी चाहिए, उन्होंने बचपन से ही आपको किताबें पढ़ने और न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक डाला था, जो आगे चल के आपके बहुत काम आया। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? एब्सोल्युटली। सी, किसी भी तरह का स्किल दानिश, ये मैं बिल्कुल सही बात करूंगा। इनफैक्ट हम तो किताबें, दोनों भाई, हम लोग लाइब्रेरी के मेंबर तब से हैं, मेरे ख्याल से जब से हमने पढ़ना सीखा है, 5 या 6 साल की उम्र से हम लोग लाइब्रेरी के मेंबर्स रहे हैं और लाइब्रेरी जाते थे, किताबें पढ़ते थे, चाहे कॉमिक्स ही पढ़ते थे, पर पढ़ते जरूर थे, बहुत पढ़ते थे। उसने कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज, जनरल स्किल, और एक जो बहुत जरूरी चीज जो आज की डेट में अब मेरे को महसूस होती है कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इज कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत मदद की, बहुत काम किया उसने हमारे लिए, एंड विच इज अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि आप अपना आइडिया, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हो सकते हैं किसी चीज के, बट जब तक आप उस चीज को दूसरे इंसान के सामने रख नहीं पाएंगे इफेक्टिव तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं यूजलेस हो जाएगा या उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग थिंग जिसके लिए हमें हमेशा पुश किया गया, टू हैव स्ट्रांग कम्युनिकेशन। और ये सबके लिए है, मुझे लगता है पेरेंट्स को इस चीज में तो बच्चों को शुरू से ढालना चाहिए, बिल्कुल, आज के कंपैरेटिव वर्ल्ड में खास तौर पे। आशीष भाई, अब आते हैं आपकी जॉब प्रोफाइल पे, जिस जॉब पे आप हैं। इससे पहले भी आपकी जो जॉब थी, प्रमोट होते गए आप, लेकिन इस पोस्ट पे आके जब 3 स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है आपको, जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन भी काफी हो जाती है, जब वो आपको बड़ी पोस्ट देते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, तो उतना वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। इज डिसेबिलिटी अ हर्डल बिटवीन? डिसेबिलिटी हर्डल नहीं है, मैं कहूंगा डिसेबिलिटी हर्डल नहीं है, पर वो बोलना भी बिल्कुल झूठ होगा कि बिल्कुल भी
आप बिल्कुल 100% ईज से काम कर पाएंगे, ये नहीं होने वाला। एक चीज आप मान के चलें कि अगर एक अच्छी चीज है और एक थोड़ी अजीब बात कहूंगा, कॉर्पोरेट में या किसी भी और जॉब में मैंने एक चीज देखी है, अगर 8 घंटे की नौकरी है तो एक टिपिकल इंसान जो है, एक टिपिकल जो वर्कर है, वो इफेक्टिवली करीब 4 घंटे काम करता है। बाकी 4 घंटे आप चाहे कहें कि कैजुअल उसमें मीटिंग्स में या उसमें निकल जाता है, तो 4-1 घंटे काम करता है। तो मैंने एक चीज समझ ली थी बहुत क्लियरली कि अगर ये एक एडवांटेज थी, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर एक आम बंदा 4 घंटे काम करके एक लेवल पे पहुंच पा रहा है, मैं अगर 6 या 7 घंटे काम कर लेता हूं एक वर्क डे में, तो मैं आराम से उसको सरपास कर सकता हूं। एंड दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग ऑल थ्रू माय करियर, कि जहां बाकी सारे 4 घंटे में काम करते थे, मैंने एक चीज ठानी हुई थी कि मैं 7 या 8 घंटे जितना भी लगे किसी काम को ना नहीं बोलूंगा। मेरी डिसेबिलिटी तब दूसरे के सामने आएगी जब मैं किसी काम के लिए उन्हें मना करूंगा। एक चीज बहुत क्लियर थी, किसी काम को मैं मना नहीं करूंगा। हो सकता है मैं टाइम ज्यादा ले लूं, मैं उनसे टाइम ज्यादा मांग सकता था कि आप मेरे को इस घंटे के काम के 2 घंटे ना देके 4 घंटे दे दीजिए, बट देन फिर वो काम उस लेवल का होता था जो एक नॉर्मल मेरा कुलीग शायद उस लेवल का ना देता। राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। तो यू सेड नो टू नो, कि नो को आप नो कभी भी नहीं कहेंगे किसी चीज को। तो दिस इज वेरी राइट अप्रोच कि अगर आपको कोई काम दिया जाता है, जब तक आप उसे मना नहीं करते हैं तो उससे दूसरों को लेना देना नहीं होता। यहाँ 2 फॉलोअप क्वेश्चन है। एक, कॉर्पोरेट इज ऑलवेज एक्यूज ऑफ not giving jobs to disabled. How would you respond to that? And second, did you ever face any kind of discrimination within your job profile? Discrimination बिल्कुल भी नहीं। I would say, in fact, support बहुत ज़्यादा रही, right from my manager to the CEO. I have been fortunate to work on very big projects. In fact, national level के बहुत सारे projects पे I was very fortunate to work on those projects. जहाँ पे कि nationally सारे 3 या 4 लोग involve होते थे, तो उनमें से मैं एक होता था। और बहुत ही successful projects रहे उनके लिए। मेरे को multiple times accolades मिले, employee of the quarter, employee of the year, कई ऐसे awards मिले। और वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं थे कि अगर मैंने रिजल्ट्स ना दिए होते। वर्किंग विद CEOs, वर्किंग विद नेशनल हेड्स, इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपोजर, बहुत एक्सपोजर था। तो डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन होती थी। अब जहां तक आती है जॉब मिलने की बात, देखिए डिफिकल्ट हो सकता है। मैं बताऊंगा कि जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की, जो मेरी प्रेजेंट कंपनी है, वो मैंने करीब आज से 10 साल पहले ज्वाइन की थी। उससे पहले मैं एक और टेलीकॉम कंपनी में था, वो दूसरी टेलीकॉम कंपनी। जैसे मैंने शुरू में बताया, मैं स्पाइस टेलीकॉम में उस टाइम पे काम कर रहा था। वहां पे काम करते भी मेरे को करीब 10 साल हो गए थे, बट उस टाइम तक मेरी विजन काफी वीक हो चुकी थी। एज इन कि मैं उस टाइम पे नरेटर यूज कर रहा था। मेरे को और कोई स्क्रीन रीडर तो नहीं पता था, बट मेरे को नरेटर का पता था कि विंडोज का डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है नरेटर, तो मैं वो यूज कर रहा था। तो उस टाइम पे जब मैं ये इंटरव्यू देने गया, तो एक चीज बहुत क्लियर थी कि मुझे ये बताना था क्लियरली कि मेरी विजन लो है। क्योंकि इस जॉब में एक एंट्री के लिए एक कंडीशन थी कि आई हैव टू गो थ्रू अ मेडिकल चेकअप। तो उस टाइम पे मैंने बहुत क्लियरली HR को बताया कि ऐसा है, ये विजन की कंडीशन है मेरी, इतनी विजन है मेरी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ कंप्यूटर पे मैं काम कर लेता हूँ, सारा मैं अपना काम पूरी तरह कर लूंगा, पर यस विजन की प्रॉब्लम है। और यहां तक कि मैंने उनको ये भी बोला कि मैं रिजाइन अपनी पिछली जॉब से उसके बाद ही करूंगा जब आप मेरे को कंफर्मेशन दे देंगे कि आप ओके हैं। मेरा मेडिकल एग्जाम क्लियर होने के बाद ही मैं रिजाइन करूंगा, जबकि कंपनी की पॉलिसी ये थी कि पहले आप रिजाइन करेंगे एंड तभी ऑफर रिलीज होगी। पर उस टाइम पे
बहुत क्लियरली मैंने ये बोला कि मैं तभी रिजाइन करूंगा जब आप मेरे को ऑफर और मेरा मेडिकल क्लियर हो जाएगा। एंड द कंपनी एग्रीड एंड मेडिकल हुआ, उसमें विजन की प्रॉब्लम भी आई ऑब्वियसली, एंड उसके बावजूद आई वाज ऑफर्ड दिस जॉब। उस टाइम पे खैर मैंने असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया था इस कंपनी को, तो मैनेजरियल पोजीशन दी गई मेरे को उस टाइम पे भी। एंड पर अगर मैं ये कहूँ कि बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको, तो हो सकता है ना हो, बट दैट इज ट्रू फॉर एनीवन। आज की डेट में अगर कोई विजन वाला इंसान भी या बिल्कुल एबल्ड बॉडीज इंसान भी किसी जॉब के लिए जाएगा तो उतना ही स्ट्रगल होगा जितना शायद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बड़ी कंपनियां आज की डेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर्स हैं, और अगर आप बता पाते हैं जाके कि आप वर्थ हैं तो वो आपको बिल्कुल रख लेंगे, ऐसा Right. कुछ। और अभी तो वैसे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं एज कम्पेयर टू 20 ईयर बैक। बिल्कुल 100%। पर Okay. हैविंग सेड दैट, यू विल हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। राइट, नो डाउट अबाउट दैट। 2-3 फॉलोअप क्वेश्चंस ये लोग जानना चाहेंगे। अब पहले इसी से रिलेटेड बात करते हैं क्योंकि इसी पे बात चल रही है। काम को कैसे मैनेज करते हैं? आपने बताया आपने सीईओ के साथ भी काम किया, आपने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जहां 2-3 लोग होते थे, बड़ी डिसीजन मेकिंग होती थी। तो एज ए विजुअली इम्पेयर्ड पेपर वर्क को आपने कैसे मैनेज किया? ये मानते हैं कि ठीक है आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, बट स्टिल देयर विल बी सम पेपर वर्क, उसको आपने कैसे हैंडल किया? डू यू गेट एनी असिस्टेंट ऑन दिस पोस्ट? हाउ डिड यू मैनेज? वर्क कल्चर क्या है? दानिश, मैंने अपने करियर में 500 लोगों की टीम से लेके एक इंसान की टीम तक काम किया है। जहाँ पे मेरे अंडर 500 लोग थे तब भी काम किया है, एंड उस टाइम पे भी काम किया है जब मेरे साथ सिर्फ एक ही मेरा टीम मेंबर था, और एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। जैसे जैसे सीनियर होते रहो तो ऐसा नहीं है कि आपकी टीम बढ़ती रहती है, उल्टा जैसे आप सीनियर होते रहो आपकी टीम साइज कम होता रहता है इन अ वे, क्योंकि और सीनियर लोग आपके अंडर आते रहते हैं। जहां तक मैनेज करने की बात है, अगेन टेक्नोलॉजी आज के डेट में आप अगर अच्छे से स्क्रीन रीडर्स वगैरह जानते हैं तो 90% आपका काम हो जाएगा। 10% के लिए जब आप काम करते हैं किसी टीम में, तो टीम का मतलब ही ये है, जब आप एक टीम में काम करते हैं तो टीम का मतलब ही ये है कि सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो जिस चीज में मुझे मदद चाहिए वो मेरे टीम मेंबर मेरी मदद कर देते थे, और जिस काम में उनको मेरी मदद चाहिए उसमें मैं कभी ना नहीं करता था। तो अगर मुझे उनका कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो वो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उसमें मना नहीं करूंगा। तो इट इज नॉट जस्ट अ टेक रिलेशनशिप, इट हैज टू बी अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। राइट, एंड वो करोगे तो। एंड यू वर वेरी पैशनेट फॉर योर वर्क। आपने किसी चीज को अपने काम के बीच में नहीं आने दिया। नो मैटर कितना बड़ा प्रोग्राम है, कितना बड़ा इवेंट है, यू स्किप्ड फॉर द सेक ऑफ योर जॉब। यू आर वेरी ऑनेस्ट विद योर जॉब। एब्सोल्युटली। मैंने वो जैसे पहले कहा कि काम को ना नहीं हो सकती। अगर मेरी बॉस ने बोल दिया कि ये काम चाहिए तो ये नहीं होगा कि अगर वो, और बहुत बार होता था कि वो पूछते थे कैसे करेगा, तो मेरा जवाब होता था काम हो जाएगा। अगर मुझे कोई सपोर्ट चाहिए होती थी तो मैं मांग लेता था, पर काम को मना नहीं होता था। ये नहीं होगा कि काम नहीं होगा, चाहे वो कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने बहुत बड़ा एक हैकाथॉन अरेंज किया जहां पे उनके सारे स्टूडेंट्स के साथ सीईओ की मीटिंग थी और उन्होंने कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट करनी थी। तो वो पूरा प्रोग्राम कंपनी के लिए मैंने सिंगल हैंडेडली रन किया था। तो किया जा सकता है, आपको बस ये सोचना है कि काम हो सकता है और तरीके ढूंढने उसको करने के। राइट, अब वापिस आ जाते हैं फ्लैशबैक में 20 साल पहले। जब आप 20 साल पहले जाते हैं तो 2 सवाल हैं। एक, क्यों ये आज के संदर्भ में भी बहुत रेलिवेंट है, मेंटल स्ट्रेस। और उस टाइम पे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम होती थी तो जब डिसेबिलिटी का एक बहुत बड़ा हुआ होता था, ओह माय गॉड आरपी हो गई, अब कैसे सरवाइव करें। तो डिड यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल स्ट्रेस उस टाइम पे? हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट?
नंबर एक। और दूसरी चीज, अगर आज उस 20 साल को कंपेयर करें तो 4-5 चीजें जो आपके हिसाब से बदली हैं वो क्या है? 20 साल पहले तब की बात ये थी ताकि जैसे मैंने कहा कि इग्नोरेंस इतनी थी कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और कोई ऑप्शन भी है। ना तो स्क्रीन रीडर्स के बारे में मालूम था, ना कोई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम था, तो सब कुछ खुद ही करना था, सब कुछ खुद ही फिगर आउट करना था। टू दी एक्सटेंट कि ऐसा था कि लेंस ले लेके भी पड़े हैं। अगर मैं बताऊं आपको कि जो मैंने अपनी पहली एक्चुअली जब लाइक यू मेंशन्ड कि किताबों का बड़ा शौक था, शुरू से ही हम लोगों को किताबों को बड़ा शौक रहा। अब ये नहीं पता था कि ऑडियो बुक नाम की भी कोई चीज होती है या ई बुक नाम की चीज होती है। तब टेक्नोलॉजी अभी नई नई इवॉल्व हो रही थी, ये सारी इंटरनेट एंड ऑल बहुत अर्ली स्टेजेस में था अपने। तो किताब पढ़ने का शौक था। अब किताब पढ़ नहीं सकते क्योंकि प्रिंट अब पढ़ा नहीं जाता। तो व्हाट आई डिड वाज, स्कैनर था मेरे पास उस टाइम पे, क्योंकि कुछ भी स्कैन करने के लिए उस टाइम पे स्कैनर था मेरे पास। तो यू वुड नॉट बिलीव, पहली किताब जो मेरे अब दिल के बहुत ही करीब है वो किताब, और उसका एक रीजन ये है, अल्केमिस्ट थी, पोलो कोएल्हो की किताब। किसी ने मेरे को कहा कि बहुत ही अच्छी किताब है, पढ़नी थी, तरीका था नहीं, तो मैंने पूरी किताब को पढ़ा, स्कैन किया, और उस टाइम पे बहुत ही रूडामेंट्री OCR सॉफ्टवेयर होता था जो कि वो करता था। तो वो पूरी किताब को मैंने OCR किया और उस तरीके से उस किताब को फिर पढ़ा। जैसे मैंने बताया कि नरेटर का मेरे को मालूम पड़ गया था कि नरेटर नाम की चीज है, तो उस तरीके से मैंने उस किताब को पढ़ा। एंड दा विंची कोड ऐसे ही मैंने पढ़ी, पूरी किताब फाड़ के, 400-500 पन्नों की वो किताब थी, तो वैसे पढ़ी। तो अगेन तब और अब में ये फर्क आ गया है कि आज की डेट में तो बल्कि मुझे लगता है कि अगर मुझे ये सब टेक्नोलॉजी NVIDIA के बारे में या JAWS के बारे में उस टाइम पे पता होता, तो जो मेरा स्ट्रेस लेवल था, जो चीज मैं मैग्नीफाई कर करके पढ़ता था, एक एक्सेल की शीट जिस डेटा पे मैं काम करता था, से 10,000 सेल्स का डेटा है, तो वो सारे को मैग्नीफाई कर करके पढ़ता था। और जिस काम को मैं 3 या 4 घंटे लेता था खत्म करने में, अगर मुझे उस टाइम पे पता होता कि NVIDIA है या JAWS है, तो शायद वो आधे घंटे में काम हो गया होता मेरा। तो आज की डेट में अपॉर्चुनिटी दैट मीन्स टेक्नोलॉजी वाइज, यूट्यूब पे जाए, हर चीज का ट्यूटोरियल पड़ा है। आप बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं जो आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। उस टाइम पे लो विजन एड के नाम पे हमें मिलता था सिर्फ एक मैग्नीफाइंग लेंस, कि आप लेंस से मैग्नीफाई कर करके पढ़ लीजिए। तो तब और आज में ये तो बहुत फर्क पड़ा कि वो व्हाट वी हैड टू गो थ्रू इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगलिंग टू गेट इंफॉर्मेशन, दैट थिंग इज नॉट देयर। आप आज जाएं गूगल पे सर्च करें और आपको झट से बहुत सारी ऑप्शंस उसकी मिल जाती हैं। जो भी आपको चीज चाहिए उसका सॉल्यूशन है। बी माई आईज इज अ वंडरफुल ऐप, सीइंग AI इज अ बून। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें एंड यू विल गेट एवरीथिंग। सो दिस इज अ डिफरेंस जो मुझे लगता है 20 साल और आज में था। अब बहुत सारे लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप उन्हें बताएं, आपके हिसाब से कॉर्पोरेट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? सीखते रहें, अगर अपना नॉलेज लेवल हाई रखें, अपना स्किल लेवल हाई रखें, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप सोचें कि मैं एक ही स्किल को लेके मुझे मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो शायद बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है टू बिगिन विद आपको अपने लेवल से एक पीछे जॉब लेनी पड़े। मेरी एक बॉस हुआ करती थी, वो एक चीज़ कहती थी मुझे, जो मैंने काफ़ी अपने करियर में उस चीज़ को गांठ बांध के रखा, कि आशीष, देयर इज नो ट्रैफिक जैम अ माइल अहेड। कि जितनी भीड़ है ना, जितना ट्रैफिक जाम है, वो बेस लेवल पे है। जब आप एंट्री करते हैं किसी जॉब में या किसी भी फील्ड में, तो वहां पे बहुत भीड़ होगी आपकी। पर जैसे ही आप मेहनत मार के थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, आप देखेंगे इट्स अ पिरामिड। भीड़ एकदम से छट जाएगी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो मेहनत मार के एक स्टेप आगे जाते हैं। थोड़ी और मेहनत मारोगे और भीड़ कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे, चैलेंजेस कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं, भीड़ कम होती रहेगी। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि कॉर्पोरेट में जैसी जॉब आपको मिलती है, बेस लेवल जॉब मिलती है, जैसी जॉब मिलती है, एक बार गेट योर फुट इनटू द डोर।
एक बार फंस जाएं, किसी भी तरह लग जाएं उसमें, और फिर पीछे मत मुड़ के देखें। ये मत देखें कि मेरे को 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, बाकी लोग 2 घंटे काम करते हैं, मैं 4 घंटे क्यों करता हूँ। फिर सोचना नहीं है, बस भागते रहना है। आपने ये देखना है कि क्या स्किल कंपनी को चाहिए, मैं वो स्किल गेन करूं और भागता रहूं। लर्निंग कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट स्टॉप लर्निंग। आपको नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी, नई You already said you need to upgrade yourself. Absolutely. बशीर, दो चीजें और जानना चाहता हूँ आपसे मैं। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि एक्सेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। तो इस सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी पर कितना ध्यान दिया जाता है, या एक्सेसिबिलिटी पर आपके क्या विचार हैं, ये जानना चाहता हूँ। दूसरा, हम लोग बात कर रहे थे ऑफलाइन भी, जब भी हम जनरली बात करते हैं, आजकल बहुत सारे लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को मौका मिल रहा है, लेकिन आप जब बात कर रहे थे तो आपने बोला कि ऑफलाइन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स गुड दैट दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, बट द काइंड ऑफ मैसेज दे कैन गिव on that platform, that message is not coming from that platform. Again, that same sympathetic attitude is there. So I want you to share your views on that also with the listeners. बिल्कुल दानिश, बल्कि एक बड़ी प्यारी कोट which you generally say, जो मुझे बड़ी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगती है और बहुत ही ज्यादा सार्थक लगती है, is कि एक्सेसिव जो डिसेबिलिटी है, disability is just a lack of accessibility. Right. So it cannot be put any better कि अगर आप किसी चीज को accessible बना देते हैं तो disability रहती ही नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं PC यूज कर पा रहा हूं तो फिर वो disability रह कहाँ गई। अगर एक आम इंसान Excel यूज कर रहा है और मैं Excel यूज कर रहा हूं तो हम दोनों यूज कर पा रहे हैं। तरीके से क्या मतलब बनता है? तरीके का कोई हेलीकॉप्टर से पहुंचे, कोई ट्रेन से पहुंचे, कोई कार से पहुंचे, पहुंचना तो डेस्टिनेशन पे है, जैसे भी पहुंचे कोई भी पहुंच सकता है। तो एक्सेसिबिलिटी इज अ मस्ट, जो पहला पार्ट था आपके क्वेश्चन का। एक्सेसिबिलिटी के बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं आज ये जॉब कर पा रहा हूँ तो मैं सोच ही नहीं सकता कि अगर मेरे पास नरेटर, या आज की डेट में जैसे मैं NVDA यूज करता हूँ, तो NVDA ना होता तो मैं उसको यूज कर ही नहीं सकता था। ये जो आज की जॉब है, शायद अब लगता है कि शायद ना कर सकता, या हो सकता है ना होता तो कुछ और तरीका ढूंढता, बट एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी के चलते एक्सेसिबिलिटी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस फ्लोज इनटू योर सेकंड क्वेश्चन कि जहां पे प्लेटफॉर्म की बात है, एक जो बहुत बड़ी चीज है इज अवेयरनेस। हमारे स्कूल्स इंक्लूसिव नहीं है, हमारी एजुकेशन अभी भी बहुत हद तक इंक्लूसिव नहीं है। तो उसके चलते एक बड़ी चीज क्या है कि जो एक नॉन डिसेबल्ड इंसान है उसको ये नहीं मालूम कि डिसेबल्ड इंसान के साथ कैसे डील करना है, या उन्हें लगता है कि हम या तो बेचारगी की तरह से इनको देखें या कैसे देखें। हम नॉर्मल और इक्वल की तरह हम उनको देखते ही नहीं है, एंड वाइस वर्सा। तो जहां पे प्लेटफॉर्म मिलने की बात है, जब भी आप में से किसी को भी कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, मेरी ये एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट रहेगी कि चैलेंज हर इंसान के पास होंगे। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास फाइनेंशियल होगा, किसी के पास फिजिकल होगा, किसी के पास कुछ होगा, पर आपने एक बात करनी बहुत जरूरी है, विच इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो जब भी किसी को कोई प्लेटफॉर्म मिले, मैं स्ट्रांगली ये फील करता हूं कि आपको एक्सेसिबिलिटी की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चीज एक्सेसिबल बन जाएगी तो वो सबके लिए डिसेबिलिटी खत्म ही हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही छोटी सी चीज, मूवीज को अगर आप ऑडियो डिस्क्राइब बना देते हैं, मूवीज में ऑडियो डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, तो वो पूरी तरह एक्सेसिबल हो जाती हैं। आप अगर उसमें सबटाइटल्स दे देते हैं तो डेफ म्यूट लोग भी उसको उतने ही अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे जैसे कि एक नॉर्मल इंसान। अगर ऑडियो डिस्क्रिप्शन आ जाता है तो एक विजुअली इंपेयर्ड इंसान भी उतनी ही अच्छे से एंजॉय कर पाएगा जैसे कि एक साइटेड पर्सन कर सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट नॉट आवर सैड स्टोरीज, बट
we should talk about opportunities, we should talk about accessibility, we should talk about making everything accessible and equal opportunity. जब एक प्राइवेट कंपनी में आप जाके बात करते हैं या किसी सीनियर बंदे से या HR से बात करते हैं, अपने दोस्तों में, अपने, तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या करूं, ये होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, ताकि that opportunity is given to everyone. So whenever we get a platform, I think we should strongly advocate for accessibility. Right. Absolutely no doubt about that. तो आपने कहा कॉर्पोरेट में काफी चीजें एक्सेसिबल हैं. अच्छा, आपका जो काम करने का तरीका है डिसेबिलिटी सेक्टर में वो भी बड़ा यूनिक है. यू बिलीव आई विल ओनली वर्क इफ पीपल आर सेंसिटिव, इफ अगर उनको मेरे काम की कदर है, राइट? तो आपने एनबीडीए के ट्यूटोरियल रेडियो डान पे भी बनाए, विच गॉट वेरी फेमस एंड लॉट ऑफ पीपल लर्न फ्रॉम दैट. एक आपने अभी एक पूरा कोर्स बनाया है जो एक पेड प्लेटफॉर्म पे है, और आपने बताया कि उसके लिए 2 मकसद थे. एक, उसकी प्राइस काफ़ी कम है, तो जब आप किसी चीज़ को स्पेंड करते हो तो उसकी वैल्यू होती है. दूसरा, आपने उस प्लेटफॉर्म पे इसलिए डाला कि जो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं वो भी अवेयर हो सके कि ब्लाइंड लोग ऐसे सॉफ्टवेयर से पढ़ते हैं. तो ये स्क्रीन रीडर को हम यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अगर कोई डिसेबल्ड है तो उनको वहाँ से भी मदद मिल सकती है. एक बड़ा प्लेटफॉर्म. तो कैसे वो उस कोर्स में एनवीडिया के में क्या खास है और कैसे लोग वो खरीद सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं. ये जो कोर्स है दानिश, ये अगेन एनवीडीए पे है. जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि जैसे मैंने स्ट्रगल किया इन इनिशियल फेजेस वो कोई और स्ट्रगल करे. एनवीडीए वाज अ फ्री टूल, जिसका कि मेरे को एक कॉन्फ्रेंस में पता लगा था, किसी आरपी की एक कॉन्फ्रेंस में गया और वहाँ पता लगा एक फ्री टूल है एनवीडीए के नाम का, और मैंने आके फिर उसको डाउनलोड किया, खुद से सीखा, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लोग एनवीडीए यूज़ नहीं कर रहे थे. जॉज करते थे बट एनवीडीए नहीं करते थे. तो सीखा, तो थोड़ी स्ट्रगल थी क्योंकि खुद से सीखना था. बट हैविंग सेड दैट, तब फिर रेडियो उड़ान पे वो बनाया. एंड अब ये जो बनाया है मैंने कोर्स, ये यूडेमी करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पे मैंने इसको डाला है. करीब 5 या 5.5 घंटे का ये प्रोग्राम है इंटायर एनवीडीए का. राइट फ्रॉम डाउनलोडिंग इट, इंस्टॉलिंग इट, वो पूरा दिया है कि कैसे बिना विजन के आप खुद से उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, लॉन्च करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे. क्योंकि एक बहुत बड़ा जो जिनको मैंने टारगेट किया इसमें इज बेसिकली पीपल हु हैव लॉस्ट विजन इन अ लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ, जहाँ पे उनको विंडोज आता है या पीसी यूज करना आता था, पर अब नई कंडीशन में जहाँ पे कि उन्होंने अपने विजन को लूज कर दिया, अब उनको एकदम समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें. तो ये उनको टारगेट करके यूडेमी पे ये मैंने कोर्स बनाया था, तो जो कि है. प्लस सेकेंड पार्ट है, ये उनके लिए है जो वेब एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जो भी डेवलपर्स वेब एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है, क्योंकि उनको ये पता लगेगा कि कैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड को एक वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होता है. आप अपनी तरफ से उसको एक्सेसिबल बना देते हैं, अपनी तरफ से आपको लगता है कि अब मैंने एक्सेसिबल बना दिया, बट जब हम उसको एनवीडीए या जॉज के थ्रू यूज करते हैं तो एक छोटी सी चीज जैसे एक बटन लेबल्ड नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा उसको प्रोग्रामेटिकली. अगर वो लेबल्ड नहीं है तो वो उसको नहीं पढ़ेगा, स्क्रीन रीडर उसको नहीं पढ़ेगा. तो उसको कैसे आपने ठीक करना है. इनफैक्ट अभी पीछे ही हाल ही में मैंने अपनी सर्टिफिकेशन भी पूरी की है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से. ट्रस्टेड टेस्टर सर्टिफिकेशन होती है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यूएस करवाता है. तो वो भी मैंने पूरी की है ताकि उसकी लर्निंग मैं इन कोर्सेज में डाल सकूं, ताकि जो भी वेब डेवलपर्स नए सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं या वेबसाइट्स बना रहे हैं तो उनको हेल्प कर पाए इन चीजों को एक्सेसिबल बनाने में. और एक चीज और भी है इस प्लेटफॉर्म की कि अगर आप लोगों में स्किल्स हैं, अगर आप लोग कोई कोर्स बना सकते हैं तो आप भी अर्न कर सकते हैं. उस वेबसाइट पे जाके अपना कोर्स डाल सकते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे किसी भी चीज एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड हो. जो भी आपको लगता है कि ये कोर्स में हमारी एक्सपर्टीज है और लोग खरीद सकते हैं,
तो उडीमी को एक बार स्पेल कर दीजिए इस वेबसाइट को। UDAMY udemy.com जो है वो वेबसाइट है, तो यूडेमी पे आप जाके कर सकते हैं। पर ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक दानिश, आई वुड वांट टू टच अपॉन दिस टॉपिक एज वेल, कि जब हम सोचते हैं जॉब्स के बारे में तो हम टिपिकली 2-3 चीजें सोचते हैं। हम सोचते हैं कि या तो मेरे को कॉर्पोरेट में नौकरी मिल जाए, या मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, या मुझे बैंक में किसी तरह कोई नौकरी मिल जाए। इसके अलावा हम ज्यादा सोचते नहीं। बट इन दिस डे एंड एज आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं। एक टर्म है पैसिव इनकम, तो थिंक ऑफ दिस टर्म एज पैसिव इनकम, जिसमें कि बहुत सारे आपके पास एवेन्यूज हैं। यूडेमी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रेनिंग्स अपलोड करने देता है या कोर्सेज अपलोड करने देता है, बट देयर आर वेबसाइट्स लाइक अपवर्क करके एक वेबसाइट है UPWORK, जो कि आपको फ्रीलांस काम करने देती है। चाहे आपको आप कंटेंट राइटर हैं, आप ऑडियो के साथ काम कर सकते हैं, आप ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। तो आप जाइए वहां पे अपने आप को एज फ्रीलांसर रजिस्टर कीजिए एंड पिच कीजिए जॉब्स के लिए। वहां पे हजारों लाखों लोग हैं जिनको रोज कुछ काम करवाना होता है, तो वो आपको एंगेज करेंगे एंड आप उनके साथ काम कर सकते हैं। ऐसे ही फाइवर एक और वेबसाइट है जो हर चीज $5 में लोग सर्विस करवाना चाहते हैं, तो उस पे जा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग तो है ही, आप किताब लिख सकते हैं, अपनी तरफ से बुक पब्लिश कर सकते हैं। KDP एक प्रोग्राम चलता है Amazon का, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, KDP के नाम से। आप उस पे जाके अपनी किताब लिखें और पब्लिश कर दें, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। किताब जैसे जैसे बिकेगी आपको उसकी रॉयल्टीज आएंगी। ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉग्स आप अपना लिख सकते हैं किसी चीज के बारे में आप पैशनेट हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे मूवीज के बारे में पैशनेट हैं, बुक्स के बारे में पैशनेट हैं, तो लिखिए, उसके बारे में लिखिए, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे एवेन्यूज हैं, एक एवेन्यू नहीं है। पर यस, भीड़ बहुत है। जैसे मैंने पहले कहा, आई रिपीट दैट थिंग कि बेस लेवल पे बहुत भीड़ मिलेगी। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये काम कर रहे होंगे और आप भी बोलोगे कि यार बहुत लोग काम कर रहे हैं। ये बेस पे होगा, लगा दीजिए उस पे आप अच्छा टाइम लगा दीजिए, 6 महीने पूरी तरह उसको डेडिकेट कर दीजिए, आप उस भीड़ से आगे निकल जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग अ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम, जो कि पैसिव इनकम की तरह हो जाएगा आपके लिए। आपके घर बैठे आपको पैसा आता रहेगा, पर मेहनत मारनी पड़ेगी। तो look for other options as well. This is a term that I'm sharing with you, passive income. जाइए नेट पे सर्च कीजिए इसके बारे में और आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी इसकी। मेहनत आपको मारनी है, अपॉर्चुनिटी है, मेहनत आपके हाथ में। तो who is your role model and what are your hobbies? Who is my role model? ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर मैं वैसे बात करूं, मतलब आई एम इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत मार रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो किसी भी फील्ड में, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे साइंटिस्ट हो, डॉक्टर कलाम हो, ये लोग बहुत ही मतलब मेहनती लोग जिन्होंने कुछ सोचा कि करना है और करते रहे। मैं तो पर्सनली अपने फादर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि ही वाज अ वेरी बिग एजुकेशनिस्ट टिल हिज लास्ट ब्रेथ, की पढ़ाना है तो बच्चों को जैसे भी, चाहे स्लम्स में जाके पढ़ाऊँ, चाहे कैसे भी पढ़ाऊँ। ही वाज एन इन्वेंटर, कि मैंने कुछ बनाना है तो चलो मैं इन्वेंट कर दूंगा, या बिजनेस खोलना चाहा तो बिजनेस खोल लिया। तो मैं तो उनको भी इंस्पिरेशन मानता हूँ कि हम सोचते रहते हैं करने की, एंड हमारे सामने एक एग्जांपल था जो भी करना चाहते थे बस वो सोचते थे और कर डालते थे। तो मे बी वी बिकम लाइक हिम समडे। तो दैट इज इट व्हेन इट कम्स टू रोल मॉडल्स। बाकी चेंज होते रहते हैं, हर नई किताब के साथ मेरा रोल मॉडल चेंज हो जाता है। ओबामा की किताब पढ़ूंगा तो शायद वो रोल मॉडल हो जाएगा, महात्मा गांधी की पढ़ूंगा तो वो रोल मॉडल हो जाएगा। मैं भी हो सकता हूँ उनमें से एक, मेहनती लोगों में से। किताब लिखने की जरूरत है दानिश, तुम किताब लिख दोगे तो तुम भी हो जाओगे। हॉबीज, या
हॉबीज, यस, गेम खेलना, गेम खिलाना, बहुत मजा आता है मुझे इन दोनों कामों में। एंड किताबें पढ़ना, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना। वो तो खैर हर फ्री टाइम में अगर मैं कुछ करता हुआ पाया जाऊंगा वो होगा कि किताब पढ़ रहा हूँ, तो हर तरह की किताबें पढ़ना, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उस तरह की। एंड जैसे कहा, गेम खेलना और गेम खिलाना, दोनों में मुझे बहुत मजा आता है। अभी तक की लाइफ में कोई एक चीज जो आप मानते हो वाकई दिस इज माय अचीवमेंट? अभी तो कुछ खास ऐसा किया नहीं है बट जिसको फिर मैं achievement यू डन अ मानता लॉट ऑफ नहीं, मैं तो खैर ऐसा नहीं मानता दानिश, अभी तो कुछ किया नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। पर जब आप इस पोस्ट पे प्रमोट हुए, यू बिकेम द फर्स्ट ब्लाइंड टू रीच ऑन दिस पोस्ट, जहां तक मेरी नॉलेज है। पता नहीं, आई डोंट नो, सी अगेन, जब मैं इक्वालिटी की बात करता हूँ, आई कैन नॉट बी थिंकिंग ऑफ इट लाइक दैट कि फर्स्ट ब्लाइंड और फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड टू बिकम अ जीएम, क्योंकि जीएम तो हजारों लाखों लोग बन चुके होंगे। आई थिंक दैट इज नॉट व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज एन अचीवमेंट। मेरे लिए तो अचीवमेंट तब है कि इफ यू आर एबल टू मेक सम डिफरेंस, किसी तरह का कुछ आप ऐसा कर पाओ कि जिसको देख के आप खुश हो पाओ। तो अभी तक मेरे को नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है कि विच हैज रियली मेड अ डिफरेंस टू समवन्स लाइफ। तो अभी रहता है, अभी बिगेस्ट अचीवमेंट रहती है। ये तो आपकी हम्बलनेस है ना। चलिए, तो आपके हिसाब से आज की डेट में व्हाट आर द चैलेंजेस देयर फॉर डिसेबल्ड सेक्टर? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से अवेयरनेस। एक बहुत ज्यादा जरूरत है अवेयरनेस बढ़ाने की नॉन डिसेबल्ड में, चाहे वो पॉलिटिशियंस में है, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स हैं। व्हेन आई से पॉलिटिशियन, आई डू नॉट से इन अ नेगेटिव सेंस, आई से बिकॉज पॉलिटिशियंस हु आर द वंस हु विल मेक पॉलिसी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। सो उनमें एक अवेयरनेस कि डिसेबल्ड जो है वो एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल है सोसाइटी का, वो एक चैलेंज है जो कि उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चैलेंज है कि जिसको भी कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, उन बच्चों में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते दिमाग में बच्चों के आ जाता है कि अब तो चलो सरकारी नौकरी किसी तरह हमें मिल जाए, या हमें किसी तरह किसी बैंक में जॉब मिल जाए। तो सिर्फ यही एवेन्यूज नहीं है। तो आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट्स हैं, चाहे वो बिजनेस पीपल हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, तो उनमें अवेयरनेस कि विजुअली इम्पेयर्ड और डिसेबल्ड आर इक्वली प्रोडक्टिव, इफ नॉट मोर, बल्कि ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि हम जॉब्स जल्दी जल्दी चेंज करना नहीं चाहते, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं आपके लिए। और विद इन कम्युनिटी एक ये सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आना कि आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक अवेयरनेस लाना अगेन, या एक कॉन्फिडेंस लेके आना कि आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। थोड़ा हो सकता है तरीका अलग हो जाए, मीन्स अलग हो जाए, पर एंड वही रहेगा। तो ये दो चैलेंज है, अगर हम किसी तरह मीट कर पाए इनको। एंड एक्सेसिबिलिटी तो रहेगा ही, अगर वो एड्रेस हो जाए तो सब ठीक। तो रेडियो उड़ान पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके साथ आप ऑफिशियली जुड़े डिसेबिलिटी सेक्टर में, राइट? फनी थिंग इज कि रेडियो उड़ान पहली ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, रेडियो उड़ान पहले विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे जिनको कि मैं अपनी लाइफ में मिला। इससे पहले मैं किसी विजुअली इम्पेयर्ड इंसान को खुद के अलावा किसी और को जानता नहीं था, अपने भाई को भी छोड़ के। अपने भाई को मैं विजुअली इम्पेयर्ड मानता नहीं था, क्योंकि हम दोनों ही अपने आप को विजुअली इम्पेयर्ड नहीं मानते थे। राइट। तो रेडियो, फिर आप तो यहाँ भी यू वर्कड हार्ड और आपने कई शोज किए, गेम शोज, आपका काफी पॉपुलर हुआ। देन अगेन एनवीडिया इज स्टिल गेटिंग व्यूज डे बाय डे ऑन यूट्यूब। तो गेम शोज आप करते रहते हैं। देन यू बिकेम ट्रस्टी। So I just want to understand, frankly, not to please us or not to please anybody, what changes
occurs in your life after getting associated with that disability sector, because you were after long time you associated with us, as you earlier said कि आप पहले visually impaired से मिले और पहली organization से जुड़े. चेंजेस एक बहुत अच्छा चेंज जो आया, मुझे लगता है कि जो अभी पीछे यू आर आस्किंग कि क्या वर्थवाइल किया है या क्या अचीवमेंट मानोगे, तो मेरे ख्याल से दिस इज अ फील्ड विच हैज गिवन मी समथिंग कि हाँ कुछ किया जा सकता है, कुछ ऐसा है जो कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, जो जिससे कि दूसरों को भी थोड़ी हेल्प हो रही है। कि अगर मैं सिर्फ इतना ही मानता हूँ कि और खासकर जैसे यू टॉक अबाउट द एनवीडीए ट्यूटोरियल, उसके पीछे भी यही मकसद था कि जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, जो लर्निंग कर्व मेरा रहा, वो दूसरों के लिए एज ट्रेनर, क्योंकि अभी भी मैं ट्रेनिंग हेड कर रहा हूँ, तो एज अ ट्रेनर हमेशा से ये रहा है कि जो चीज़ तुम मुश्किल से सीखते हो, अच्छा ट्रेनर वो होता है जो दूसरों को वो चीज़ आसानी से सिखा दे ताकि उनको आसानी हो। तो वही एक मकसद है, वही था। एंड मेरे ख्याल से रेडियो उड़ान के साथ जुड़ने का एक मेन रीज़न यही रहा, क्योंकि मुझे लगा कि ये जेन्युइनली एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इस चीज़ को अचीव कर पा रहा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रेडियो उड़ान से जुड़ा हुआ हूँ, अकेला इससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ विद टाइम जुड़ा रहा हूँ, काम किया है। पर ये एक ऐसी चीज़ है रेडियो और रेडियो उड़ान खासकर, क्योंकि जो चीज़ हम बोल रहे हैं इट्स लाइक वॉकिंग द टॉक। अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सारे साइटेड लोग हैं जो इसको चला रहे हैं और 4 लोग विजुअली इम्पेयर्ड आके रिकॉर्डिंग करके दे देते हैं और वो हो जाता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे A to Z सभी लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं और उसके बावजूद खुशी खुशी काम कर रहे हैं। चाहे टेक सिटी अगर बनता है तो वो इस लिहाज से बनता है कि दूसरों की लाइफ टेक्नोलॉजी से इजी हो जाए। अगर बदलता दौर बनता है तो इसलिए बनता है कि जो भी इश्यूज हैं वो आपके सामने आ सकें, आपके जो भी इस सेक्टर के इश्यूज हैं वो सामने आ सके, इस सेक्टर के जो बड़े लोग हैं वो सामने आ सके और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, मैं कहूँगा हमारे लाइफ की। एंटरटेनमेंट इज़ अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट, जहाँ पे कि एक नॉर्मल बंदा जो एक्साइटेड इंसान है वो टीवी देखता है, वो मूवीज़ देखता है, वो शायद किताबें पढ़ता है या शायद गेम्स खेलता है। वहीं पे ही मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान है वो शायद कहीं अपने आप को लिमिटेड समझता है कि ओह तंबोला मैं तो खेल ही नहीं सकता, मेरे को तो नंबर काटने नहीं आएंगे इसमें, या मैं किसी न्यूज़ चैनल पर जाके तो कभी डिबेट कर नहीं पाऊंगा, तो मैं डिबेट कैसे करूं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी एंटरटेनमेंट के लिए जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि अगेन ये प्लेटफॉर्म पूरा कर पा रहा है। तो डिसेबिलिटी सेक्टर में मुझे लगता है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो छोटी चीज़ों पे भी अगर आप काम करेंगे उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। And which I found Radio Udan was somehow doing and fulfilling those shoes, and that's a big reason that I am still working with you guys. Right. जाते जाते अगर कुछ आप अपनी बात रखना चाहें जो मैंने अभी तक नहीं पूछी आपसे, और साथ ही साथ योर फाइनल वर्ड्स, योर मैसेज टू द कम्युनिटी और सोसाइटी। फाइनल वर्ड तो यही है, अभी तो खैर फाइनल वर्ड जितना तो हमारा स्टेचर नहीं हुआ कि हम कुछ ज्ञान दे पाएं किसी को, बट यस जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि देयर वुड बी 100 रीजंस फॉर विच you might not be able to do something, but there could be only one reason for which you would be able to do it. तो उन 100 को भूल जाइए और जो एक रीजन है जिसके कारण आप उस चीज को कर सकते हैं उसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा
फेल हो जाएंगे, बट अगर शुरू ही नहीं किया तो कहीं पहुंचेंगे ही नहीं हम। तो कीजिए, कुछ भी करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, किसी की मत सुनिए, घर वालों की मत सुनिए, दोस्तों की मत सुनिए, किसी की ना सुनिए। जो आपको रीजन देता है चीज ना करने का, काम ना करने का, सिर्फ उस इंसान की सुनिए जो आपको बताता है कि आप क्यों उस चीज को कर सकते हैं, चाहे फिर वो आप खुद ही क्यों ना हो। तो जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। राइट, थैंक यू सो मच आशीष भाई। और एक चीज मैं लिसनर्स को लोगों लिसनर्स इस शो को सुनने के बाद बोलेंगे, भाई आपने बहुत बार कंपनी का नाम लिया लेकिन कंपनी को नहीं बताया। तो हर पोस्ट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर कंपनीज के कोई रूल होते हैं, तो उसके चलते हम आशीष भाई किस कंपनी में है उसका नाम पब्लिकली नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर कॉर्पोरेट में किसी सोल्यूशन आपको कोई चाहिए या कुछ आप आशीष भाई से हेल्प चाहते हैं, तो आशीष भाई एक बार अपनी ईमेल आईडी अनाउंस कर दें, तो जिनको कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आपसे बात कर सके। एब्सोल्युटली, अगर आपने मेरे से कांटेक्ट करना है तो ईमेल आईडी मेरा है आशीष सिंगला ASHISHSINGLA 79@gmail.com। आशीष सिंगला 79@gmail.com। आप इस पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन आशीष भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू एंड एंजॉयड। Thank you so much, Raj, for having me here. Pleasure was all mine. Thank you. चलिए लिसनर्स, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, इसमें से आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजें निकाल सकते हैं और अपनी लाइफ को वर्थवाइल बना सकते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। और साथ ही साथ हमारा नया शो चल रहा है उड़ान आरजे हंट, उसको शेयर कीजिए। एक नया प्रयास हमने किया है, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, तो एंजॉय करिए, लोगों तक उसे पहुंचाए। और बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि सर हमें पहले नहीं पता चला, तो क्या अगला सीजन आएगा? तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अगले सीजन में आएंगे उड़ान आरजे हंट को फिर से लेके। तब तक गुड नाइट, शब खैर। बदलता तो बदलेगा समाज की सोच, बदलता दो जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर।